नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए एप्लीकेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट है सोलर पंप। अब इसमें एसी पंप्स भी होता है, डीसी पंप्स भी होता है, सबमर्सिबल पंप्स भी होता है और सरफेस पंप्स भी होता है। और इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, पॉलिसीज भी अलग अलग है। और यही सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्नेहल सतवारा जी। जी हाँ दोस्तों, स्नेहल सतवारा जी पिछले 18 साल से सोलर की फील्ड में काम कर रहे हैं और उन्होंने आज तक ऑलमोस्ट 6000 पंप्स, जी हाँ दोस्तों 6000 पंप्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। अब इसमें कुछ सरफेस पंप्स थे, कुछ एसी पंप्स थे, कुछ डीसी पंप्स थे और कुछ सबमर्सिबल पंप्स थे। हम ये सब जानकारी, एप्लीकेशन, पॉलिसी, ये सारी की सारी जानकारी सतवारा जी से लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें और इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लें। अगर आपके पास पूरी जानकारी रहेगी तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट से खुश होंगे और शायद कुछ नया एप्लीकेशन भी डेवलप हो जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि हम उस वीडियो की टॉपिक से रिलेटेड आपसे इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन का अगर आपने सही जवाब दिया तो डेफिनेटली आप एक प्राइज के हकदार होंगे। अब वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, कहाँ आंसर देना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपसे एक और निवेदन है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर करें, शायद उनको इसकी ज़रूरत हो। तो चलिए हम इस वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि है सोलर पंप। तो स्नेहल जी, पहली बात तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए। धन्यवाद अजीत जी, और आपने मुझे सोलर इज माय पैशन में आपने मौका दिया मुझे, और मैं सारी सिस्टम के बारे में, सोलर पंप के बारे में पूरा ब्रीफ बता दूंगा, आपको समझा दूंगा। अच्छा, तो स्नेहल जी पहली बात तो ये पंप्स के बारे में कुछ बताएंगे। ये क्या है, नए पंप्स होते हैं? हम तो पंप्स पिछले 20 साल से 30 साल से तो हर कोई पंप इस्तेमाल करता है, कभी पानी उठाने के लिए, कभी पानी इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए, तो वो तो बिजली से चलते थे। ये सोलर पंप में क्या ऐसा, क्या कुछ नया है क्या? नहीं, पंप तो वही पुराने ही है जो पहले चलते थे, पानी उठाने के लिए, इरिगेशन के लिए यूज करते थे, वही पंप है। लेकिन पहले जो एफिशिएंसी आती है इसमें हायर एफिशिएंसी वाले किए हुए है पंप, और जो बिजली से चलने वाले पंप थे उसको पावर कंटिन्यूसली मिलता रहता था, तो उसके हिसाब से वो डिस्चार्ज देता रहता था। लेकिन सोलर में लिमिटेड पावर है और उसी पावर से उसको पंप को उसी डिस्चार्ज चाहिए, तो उसके लिए हायर एफिशिएंसी वाले पंप बनाए हुए हैं। बाकी टेक्नोलॉजी सेम ही है, सब कुछ सेम है। अच्छा सर, ये तो होगी बात कि भाई पंप्स तो सेम थे, वही सबमर्सिबल, वही सरफेस पंप। अब इसमें नया जो आ गया है, इसमें कुछ एसी पंप भी होते हैं और डीसी पंप्स भी होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? उसमें दो टाइप के पंप रहते हैं, एसी पंप होते हैं, एक डीसी पंप होते हैं। और इसके अलावा उसमें एसी या डीसी की बात करें तो उसमें सरफेस पंप भी होते हैं, सबमर्सिबल पंप भी होते हैं। अच्छा, डीसी में सरफेस भी होता है और सबमर्सिबल पंप, बोथ एसी में भी ऐसे ही होता है। ओके। एसी की नॉर्मल टेक्नोलॉजी जो है वो अपने पहले से चलती आती है, उसी हिसाब से है जो कन्वेंशनल जो हमारे पास होते थे। उसमें थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ा के उसको अच्छा डिस्चार्ज देने की कोशिश कर रही हुई है। ओके। डीसी पंप है वो स्पेशली बनाया हुआ, डिजाइन किया हुआ पंप है, और थोड़ी इससे डिस्चार्ज और एफिशिएंसी अच्छी है, और वो डीसी पावर से सीधा चलता है, उसको एसी करके वो लगाया चल सकता है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि डिस्चार्ज की अगर बात करें अपन, तो एसी से थोड़ा सा डिस्चार्ज डीसी में ज्यादा रहता है, यानी कि अच्छा है। हाँ, डीसी अच्छा है डिस्चार्ज के बारे में। एसी पंप से ज्यादा परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज है वो डीसी पंप का ज्यादा है। डीसी में सीधा कन्वर्टर से सीधा डीसी से डीसी सीधा यूज होता है, और उसमें एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब कि जो हम लोग मॉड्यूल्स से जनरेट कर रहे हैं वो तो डीसी है, डीसी पावर है, और जो पंप है वो भी डीसी है, तो इसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरे पॉइंट से देखे जाए कि पंप जो लगते हैं वो ज्यादातर रूरल एरिया में लगते हैं। बराबर। डीसी पंप है वो स्पेशल टेक्नोलॉजी से स्पेशल पंप बना हुआ है, और एसी पंप है नॉर्मल पंप है जो अपने आज तक सालों से यूज करते आ रहे हैं। तो एक कहावत करके बताता हूँ कि एसी पंप जो है वो आपकी मारुति 800 गाड़ी है, उसी तरह का है, वो कहीं पे भी इजीली रिपेयरेबल हो सकता है। अच्छा, मेंटेनेंस की जो अगर बात की जाए तो एसी पंप में कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात है कॉस्टिंग में भी उससे 10% 15% कम है। ओके, एज कम्पेयर टू अगर कॉस्ट डीसी से एसी कम है, और इसका स्पेस आसानी से मिल जाता है, और इसका हर जगह मैकेनिक मिल जाता है। और डीसी पंप जो है वो स्पेशल टेक्नोलॉजी वाला है, तो स्पेशल उसके
मरम्मत जो करनी है वो स्पेशल उसके सर्विस सेंटर में जाके करनी पड़ेगी। यानी कि वो समझ लो मर्सिडीज गाड़ी की तरह है, वो इजीली रिपेयरेबल नहीं है, इसको सर्विस सेंटर में जाके ही रिपेयर होगी। लेकिन उसके एडवांटेज उसी तरह। कॉस्टिंग भी उसकी 15% ज्यादा है दिस कंपेरिजन में। अच्छा स्नेहल जी, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, मतलब इस चीज को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। नॉर्मली अपन पंप जो यूज करते हैं वो एक तो पीने के पानी के लिए करते हैं, दूसरा होता है कि अपने इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, कुछ अपने घर में नीचे से ऊपर वह से ऊपर चढ़ाने के लिए टुल्लू पंप, हाँ ओवर टैंक में चढ़ाने के लिए करते हैं, इंडस्ट्रीज में होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, वो नॉर्मली पानी के लिए यूज होता है। ओके, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। अच्छा सर, ये तो होगी कि आपका एप्लीकेशन, मोटा मोटी कितने टाइप के पंप्स होंगे सर? पंप दो टाइप के, एक तो सरफेस पंप होता है और एक सबमर्सिबल पंप होते हैं। ओके। सरफेस पंप का यूज जो होता है वो नॉर्मली जिसको पानी का लेवल कम हो या पानी ऊपर की तरफ हो और ज्यादा डिस्चार्ज जिसको चाहिए, ओके, वो उसके लिए सरफेस पंप होता है। वो जमीन के लेवल पे ही बाहर इंस्टॉल होता है और ज्यादा डिस्चार्ज देता है। ओके। उसमें भी दो टाइप के एसी और डीसी आते हैं। एसी में, डीसी में तो उसमें 2 एचपी 3 एचपी आता है, और अभी नई टेक्नोलॉजी आई है 5 एचपी भी सरफेस अभी आना शुरू हुए हैं अभी से। और बाकी वो सरफेस एसी में तो आपको एक आधे एचपी 5 एचपी से लेके और आपको जितने एचपी के चाहिए तो उतने मिलते हैं। ओके, तो मोटा मोटी सरफेस पंप और आपका सबमर्सिबल, और दूसरा उसका क्लैरिफिकेशन है कि एसी और डीसी। हाँ, तो ये अच्छा, अब मेरे को अगर किसी पंप को सिलेक्शन करना है तो मेरे को क्या क्या चीज देखनी पड़ती है? तो पंप का सिलेक्शन आपको करना हो तो सबसे पहले आपको बोर की साइज देखनी है। अगर मान लो कि सबमर्सिबल है तो सबमर्सिबल सिलेक्शन ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले बोर की साइज कि भाई 6 इंच की है, बोरिंग किया हुआ है, 7 इंच का है या 8 इंच का है, वो देखा जाता है। ओके, ये तो हो गया ऐसे चौड़ाई। हाँ, बोर की चौड़ाई। अब उसकी डेप्थ देखी जाती है कि बोर कितना गहरा किया हुआ है। ओके, यानी कि 300 फीट मान लो किया हुआ है। अब उसके बाद पानी का लेवल, अभी मान लो आप कौन सी सीजन में उसको देखने जा रहे हैं, अभी मानसून है मान लो, तो पानी का लेवल ऊपर होता है कि 20 फीट के ऊपर है, तो उसको पूछा जा रहा है अभी 20 फुट है तो गर्मियों के सीजन में गहरे से गहरा पानी कितने फीट तक जाता है। अच्छा, नीचे से नीचे कितना? हाँ, कितना जाता है, तो वो बोलता है कस्टमर बता रहे 100 फीट पे जाता है मैक्सिमम। तो अपन 100 फीट प्लस एक 20 फीट का टॉलरेंस, आज 100 फीट पानी है, वो 2 साल में और 20 फीट नीचे जा सकता है, ऐसे एज्यूम करके उसके हिसाब से 20 फुट और प्लस कर लीजिए। ओके, यानी कि 100 प्लस 20 कर लीजिए, 120 फीट होगा। 20 का टॉलरेंस देखिए 120 के हिसाब से डिजाइन कर लीजिए। उसके हिसाब 120 फीट मेरे को पता लग गया। हाँ, कि भैया 120 उसके हिसाब से मैं कैसे हाँ, 120 फुट का आपको उसका हेड हो गया, ये टोटल डायनेमिक उसकी, ये तो हो गया आपकी डेप्थ के हिसाब से। फिर सरफेस के ऊपर आते हैं, वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है वो भी देखना है, कहां से कहां तक लेके, हाँ वो जाना है। दूसरी बात है उसके बाद उसी जो अगर पाइप कस्टमर ने लगा के रखी हुई है, मान लो आज भी कैनाल से अपना पंप पाइप खींच रहे हैं, पानी खींच रहे हैं, तो कैनाल से वो खेत मान लो कि किलोमीटर दूर है। अभी हम सबमर्सिबल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम 120 हाँ, 120 अगर मान लो कि ये बोरिंग यहाँ पे कोने में है और लास्ट में अपन आपको ले जानी है पाइप, मान लो 100 मीटर ले जानी है, 200 मीटर ले जानी है, अगर उसने कंसील किया तो बोर की साइज, पाइप की साइज भी देखी जाती है। लेकिन वो 100 मीटर 200 मीटर तक तो कोई इफेक्ट नहीं आती है, उससे ज्यादा 1 किलोमीटर तक जाती है तो होता है। कभी कभार क्या है गांव में अगर ड्रिंकिंग के लिए आप करते हो तो ड्रिंकिंग में क्या होता है कि गांव में 500 मीटर दूर या 700 मीटर दूर पे बोर होता है, और वहां से टंकी जो होती है गांव के जो ऊपर वाला एरिया होता है वहां टंकी बनाई होती है। ओके, तो उसे बोरिंग से खींच के ओरिजिनल डिस्टेंस 1 किलोमीटर और उसके ऊपर 50 फीट की ये पाइप, आपका कहने को 150 फीट नीचे से उठाएगा, ओरिजिनल लेके जाएगा और फिर ऊपर जो टंकी है उसमें जाके छोड़ेगा। तो उसकी सारा डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है। वर्टिकल तो आपको सीधा मिल गया कि 120 फीट है, ओरिजिनली मान लो कि 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर के लिए हमेशा उसका जो लॉसिस है, फ्रिक्शन लॉसिस जो है, पानी का प्रेशर का लॉस जो होगा वो 10 मीटर हेड इज इक्वल टू 1 kg प्रेशर होता है, तो वो वर्टिकल में होता है। तो हॉरिजॉन्टली अगर अपन करते हैं 1000 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर होता है, तो 1 kg प्रेशर लॉस होता है। अच्छा, यानी कि यहाँ यानी कि पहुंचते 1 kg प्रेशर डाउन हो, 1 kg प्रेशर डाउन हुआ है, यानी कि 10 मीटर हेड उसके ऊपर लगा है, यानी फीट में बात करें तो 30 फीट है। ओके, 30 फीट उसको प्लस कर लो ओरिजिनल डिस्टेंस के लिए। ये तो हम 120 प्लस
आपका 30 फुट वो हो गया। हाँ, अब फिर वहां से अगर टंकी मान लो ऊपर की तरफ 50 फीट है तो उसको 50 फीट प्लस कर लो। 150 से 50 यानी कि 200 फीट, 200 फीट के लिए आपको पंप सिलेक्शन करना है। तो ये जो है डिस्टेंस जो 1 किलोमीटर का था, ये उसमें ऐसा उसका आपने 30 जोड़ा हाँ बराबर, हाँ उतना ही जोड़ना है उसको। हाँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 kg प्रेशर का लॉस होता है। 1 kg इज इक्वल टू 10 मीटर हेड। अच्छा, 1 kg मतलब 10 मीटर है। तो आपका 120 ये था, 30 ये हुआ, 150 और 50 ये हुआ, तो 200 फीट का अभी मोटा मोटी मेरे को पता चला। अब मेरे को ये पता लग गया कि भाई 200 फीट तक मेरे को ले। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? तो ये हो गया ड्रिंकिंग। उसके लिए आपको फिर पंप की आप डेटा शीट से देखोगे कि मेरा 200 फुट पे है, तो मोटा मोटी समझ लो आप 70 मीटर के आसपास आपका हेड हुआ। 70 मीटर। तो ये जो डेटा शीट है, अब इसमें डेटा शीट में कैसे पता करेंगे? उसमें जो भी पंप मैन्युफैक्चरर है उसी पंप की डेटा शीट में होता है कि 10 मीटर का पंप, 20 मीटर, 30 मीटर, उसकी ऑपरेटिंग हेड रेंज होती है। 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, उसमें से आपका हो गया 200 फीट के हिसाब से। इसके हिसाब से आपका समझ लो कि 70 मीटर हो गया। जनरली जो पंप सोलर के फील्ड में मिलते हैं 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 125, 150 ऐसी रेंज में, हाँ मीटर्स में, ऐसे मीटर में एडमिट रेंज में मिलते हैं। तो उसी हिसाब से अपन नियर अबाउट देखना है कि 50 मीटर का पंप तो सुटेबल नहीं होगा क्योंकि 200 फीट है, वो 160 फीट तक चलेगा। तो इसलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कैटेगरी में, तो 170 फीट की 70 मीटर का आता है, यानी कि 210 फीट के आसपास है, तो अपन सुटेबल 70 मीटर का है। 70 मीटर वाला जो है वो वाला मोटर सेलेक्ट पंप सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब तो हो गई भाई पंप सिलेक्शन। अब रही उसमें आपको डिस्चार्ज कितना चाहिए, उसके हिसाब से उसका एचपी का सिलेक्शन होता है। अब ये एचपी क्या होता है? अभी तक तो आपने डिस्टेंस नहीं, अभी ये अपना सोलर पंप पे हमेशा मोटर पंप सेट में मोटर और पंप का सेट होता है। पंप होता है हमेशा डिस्चार्ज के लिए है, डेप्थ कितना पानी का लेवल है उसके हिसाब से वो उसकी सिलेक्शन होता है, जो अभी हमने बताया आपको। मोटर जो होती है वो उसको आरपीएम देती है कि उसको पानी कितना लेना है। कि मुझे अपने एमएनआर की भी गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से पर मीटर, पर वॉट, पर मीटर, पर लीटर इतना चाहिए, वो आता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ये जो एमएनआर की गाइडलाइंस है हाँ, उसमें आएगा। तो 70 मीटर में है, किसी को पानी मान लो 2 लाख लीटर चाहिए, किसी को 1 लाख लीटर चाहिए, किसी को छोटा खेत है तो किसी को 50 लीटर भी चाहिए। तो उसी हिसाब से उसके एचपी का रेटिंग तय होता है। ओके, नहीं तो ये जो 2 लाख लीटर चाहिए, ये अब ये तो हमें 2 लाख लीटर चाहिए। अब मुझे जहाँ तक सोलर के बारे में मालूम है, सोलर का जो रेडिएशन है वो 5 से 6 घंटा ही मिलेगा। हाँ, तो ये 2 लाख लीटर अगर मेरे को 3 घंटे के अंदर चाहिए तो क्या मेरे को एचपी बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि सोलर में 3 घंटे में अगर आपको 2 लाख लीटर पानी चाहिए तो मान लो नॉर्मल तो उसको मान लो 10 एचपी का लगाना पड़ता है। अगर 5 घंटे में चाहिए तो फिर 60। कैसे करेंगे सर? अभी तक तो हमने ये सिलेक्शन कर लिया कि भाई हमने उसकी एमएनआर की गाइडलाइन जो है पर वॉट पर लीटर सबमर्सिबल पंप में होता है कि एसी पंप में होता है तो 52 लीटर्स होता है, और 100 लीटर पे होता है 8 लीटर, 100 मीटर पे हेड पे 8 लीटर होता है, 8 लीटर पर वॉट पर डे। तो यानी कि कस्टमर में कैसे क्या समझूंगा? मोटर पंप का जो सिलेक्शन करना है ना मोटर का, तो वो एमएनआर की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से पर वॉट पर लीटर हेड के हिसाब से उसमें सजेशन दिया हुआ है कि भाई तो उसके हिसाब से आपको पावर देना है। मान लो कि आपको 3 एचपी मान लो पंप जो 100 मीटर है, आपको 1 लाख लीटर पानी चाहिए, तो एग्जाम्पल के लिए मान लो 5 एचपी सुटेबल है, किसी को 3.5 लाख चाहिए तो 7.5 एचपी का लगाना पड़ेगा। अच्छा स्नेहल जी, एक नॉर्मल आदमी अगर इसमें सिलेक्शन करना चाहे तो कैसे सिलेक्शन कर सकता है? जो अपनी एमएनआर की गाइडलाइन है, बराबर, जो उसके हिसाब से आपको पानी कितना चाहिए पर डे कितना लीटर पानी चाहिए, उसके हिसाब से उसमें से सिलेक्शन करना पड़ता है। पर डे होता है, पर आवर भी होता है? पर डे होता है सोलर में हमेशा, क्योंकि वो कांस्टेंट पावर नहीं रहता है, वेरिएशन रहता है, इसलिए हमेशा सोलर में पर डे का ही आता है। पर डे कितना लीटर पानी चाहिए उसके हिसाब से उसका एचपी का सिलेक्शन करते हैं अपन कि उसमें 100 मीटर हेड है तो पर लीटर पर डे पर वॉट 8 लीटर पानी चाहिए, उसके हिसाब से 80,000 लीटर पानी हो गया। मान लो 5 एचपी का लगाते हैं तो 40,000 लीटर पानी हो गया। अब 5 एचपी के लिए 40,000 लीटर है, अब किसी को ज्यादा पानी चाहिए उसी समय में उसी टाइम पे, तो उसको हायर एचपी का लगाना पड़ेगा। अगर उसको कम चाहिए उसके हिसाब से तो वो 3 एचपी का लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये गाइडलाइंस जो दी हुई है इसके हिसाब से आप फॉलो करो, हाँ, तो आप पूरा एचपी निकाल सकते हो और कौन सा आपका पंप चाहिए वो निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा स्नेहल जी, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये सोलर पंप चलता कितने घंटे है?
क्योंकि जनरली देखा गया है कहीं पे 7 घंटे धूप आती है, कहीं पे 8 घंटे धूप आती है, कुछ सीजन में कम धूप होती है, कुछ सीजन में ज़्यादा धूप होती है। तो ऑन एन एवरेज इसको कितना कैसे पकड़ा जाता है कि कितने घंटे चलेगा ये? देखो उसमें नॉर्मली उसमें भी फिर एसी और डीसी आता है। डीसी पावर सीधा चलता है, इसीलिए सुबह 7:30 बजे से, अगर कम हेड वाला हो तो 7:30 बजे शुरू हो जाता है, शाम को 5:30 बजे तक चलता है। मिनिमम 150 उसको रेडिएशन मिलते हैं, तो उसी हिसाब से डीसी पंप ऑपरेट होता है। तो नॉर्मली जो है वो सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाता है और शाम को 5:30 5:30 बजे तक चलता है। ये समर में थोड़ा सा, विंटर में थोड़ा टाइमिंग आधा घंटा पहले हो जाता है। और सेम एसी पंप की अगर बात करें तो एसी और डीसी में टाइमिंग में आधे घंटे पौने घंटे का फर्क है। यानी कि वो लेट शुरू होगा और लेट अर्ली इवनिंग में बंद हो जाएगा। यानी कि पर्टिकुलर लेवल की रोशनी अगर तक वहां तक पहुंचेगी, उस लेवल कोई लेवल होता है कि इतनी रोशनी होगी तभी जाके वो स्टार्ट होगा। हाँ, डीसी में नॉर्मली 150 रेडिएशन होता है, 150 रेडिएशन, तो उसी हिसाब चलता है। और एसी पंप में है 225 220 के आसपास होता है, तो शुरू हो जाता है। तो वो अपने आप चालू हो जाएगा। हाँ। उसमें मैनुअल भी होता है या अपने आप? नहीं, अपने उसको स्विच आपको रिक्वायरमेंट हो चालू, तो चालू बंद करने की स्विच होती है। अगर आप बंद करके चालू करके छोड़ के चले जाओगे शाम को रात को, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने आप ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो अपने आप चालू अपने आप ही उसमें पानी डिस्चार्ज करना चालू कर देगा। तो ऑन एन एवरेज पकड़ा जाए कि जब तक धूप अच्छी है तब तक ये सिस्टम चलता है। अच्छा स्नेहल जी, एक और बात है कि जो धूप है अगर अच्छी मिलेगी तो तब तक तो पंप चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आधा दिन धूप है, कभी बादल है, तो उस सिचुएशन में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? वो सब डिस्चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो क्या, हाँ, वो कैसी सनलाइट मिल रही है उसके ऊपर है। फिर भी मैंने बताया था उसी हिसाब से 150 रेडियस के ऊपर होते हैं, तो उसी हिसाब से पंप चालू होता है। तो उसी जितने रेडिएशन मिलते हैं उसके हिसाब से उसको डिस्चार्ज मिलेगा। अगर फुल रेडिएशन उसको मिलते हैं तो सनलाइट फुल मिलती है, तो उसके हिसाब से उसको डिस्चार्ज फुल मिलता है। अच्छा, एक और इसमें कॉन्सेप्ट सुना है, इसमें ट्रैकिंग और एक स्टिल वाला भी, ऐसा भी होता है? हाँ, उसमें वैसे बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए सर। उसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर रहते थे। 3 टाइप के, एक फिक्स टाइप है। तो जहाँ पे रेडिएशन फुल मिलते हैं तो नॉर्मली वो फिक्स टाइप यूज करते हैं। जहाँ पे मतलब अगर इंडिया की बात करें तो साउथ में सर, खास करके राजस्थान वाले या जो जहाँ धूप और वगैरह ज्यादा रहती, टेम्परेचर भी वो रहता है, तो इसके हिसाब से वहाँ पे फिक्स टाइप का लगता है स्ट्रक्चर। लेकिन अभी एमएनआर की जो गाइडलाइन अभी चेंज हुई है लास्ट 2 साल से, तो उसमें फिक्स ही कर दिया है कि मैनुअल ट्रैकिंग या ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम। जब भी एसी टेक्नोलॉजी आई है उसी हिसाब से उसकी वो डिमांड बढ़ी है कि मैनुअल ट्रैकिंग और वो कि एसी पंप में एसी से डीसी से एसी करते हुए चलाते हैं तो उसमें एफिशिएंसी डाउन होती है, तो इसलिए वो उसको घुमाना जरूरी होता है। जो मैंने बताया आगे कि भी डीसी पंप जो है वो अर्ली इवनिंग को शुरू हो जाता है 7:30 बजे, और डीसी जो एसी जो है वो 8:30 बजे शुरू होता है। अगर वो फासला कम करना हो तो आपको उसको मूविंग करना पड़ेगा सन के सामने। ट्रैक करना। हाँ, और उसमें मैनुअल ट्रैकिंग आता है, उसमें सिग्नल टिल्ट भी आता है। अच्छा, डुअल ट्रैकिंग? हाँ, डुअल ट्रैकिंग भी होता है। सिग्नल टिल्ट होता है इसलिए कि वो गर्मियों में कुछ संडे अलग से होते हैं। हाँ, तो उसी हिसाब से अलग अलग से रहते हैं, उसके हिसाब से मैनुअल सिग्नल टिल्ट भी होता है उसमें। तो उसमें ट्रैकिंग सिस्टम है, मेन चीज है उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा ऑटो ट्रैकिंग है। ऑटो ट्रैकिंग से वो अपने आप घूमता है, लेकिन ऑटो ट्रैकिंग में ये है कि अगर मान लो कुछ मूविंग पार्ट मोटराइज है तो उसमें डस्ट के हिसाब से वो खराब ज्यादातर होते हैं। उसके हिसाब से अगर एक साइड में बंद हो गया ना तो फिर उसको उस दिशा में लाने वो निकाल के लाना पड़ेगा, तो उस दिन पानी का डिस्चार्ज जो है वो कम मिलेगा। मतलब एक बार फिर से बताएंगे? उसका ये कि ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम है। हाँ, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, अपने आप घूमता रहता है। अगर एक दिशा में आके उसी मोटर खराब हो गई तो इसी दिशा में मान लो सुबह का टाइम है तो इसी दिशा में अगर बंद हो गया तो पानी कम निकालेगा। फिर जब तक रिपेयर नहीं होगा तब तक उसे ऐसी सिचुएशन में रहेगा। दूसरी बात है कि मैनुअल ट्रैकिंग और ऑटो ट्रैकिंग में, ऑटो ट्रैकिंग लगाते हो तो पानी का कितना फर्क पड़ता है। तो साल में अगर जो भी पंप है मैक्सिमम 140 दिन या 150 दिन पंप यूज होता है किसान के लिए, तो उसका पानी का डिफरेंस गिने तो 8 दिन का फर्क पड़ता है ऑटो ट्रैकिंग से। मोटा मोटी आपका कहने का मतलब ये है तो मैनुअल ट्रैकिंग वर्सेस ऑटो ट्रैकिंग में 8 दिन का फर्क पड़ता है। तो और वो मेंटेनेंस उसका ज्यादा है। अगर इसकी 1 महीने में या 2 महीने साल में बिगड़ गया और 3 दिन 4 दिन बिगड़ गया तो एवरेज वही आ जाएगी। तो आपके हिसाब से मैनुअल ट्रैकिंग इज मच बेटर देन ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम। ओके। अच्छा स्नेहल जी, एक और बड़ा क्वेश्चन आता है। अब ये जो सिस्टम है या तो खेतों में लगता है या किसी की छत के ऊपर लगता है क्योंकि मॉड्यूल रहता है। हाँ,
अब क्या होता है कि बरसात के टाइम में तो हमको पानी नीचे से चाहिए नहीं, क्योंकि बरसात ऊपर से पानी, भगवान की कृपा से पानी आ रहा है, तो सोलर पंप उस वक्त काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन उस वक्त क्या है, धूमधाम लाइटिंग वाइटिंग होती है, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ रखा जाता है क्या? इसमें बिल्कुल प्रोटेक्शन के तरह दो चीजें दी जाती है। तो लाइटिंग के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है। अच्छा, हर सिस्टम के साथ लगा? बिल्कुल। दूसरी बात है उसी वक्त उसको अर्थिंग भी किया जाता है। ओके, तो मान लो वो गिरी तो भी अर्थिंग से भी हो जाएगा, लाइटिंग अरेस्टर से भी हो जाएगा ग्राउंड। ओके ओके। तो लाइटिंग स्टॉक लगेगा नहीं। ये पूरा सिस्टम पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। ये सारा का सारा जो है ये लगाते वक्त ही कर दिया जाता है, हर मैन्युफैक्चरर लगा के देता है, या कस्टमर को अपनी तरफ से देखना पड़ता है कि भाई ये लगा है कि नहीं लगा है? ज्यादातर जो बड़े एचपी से 3 एचपी से ऊपर वाले जितने भी सिस्टम है उसमें लगाते ही है। ओके, बाय डिफॉल्ट। और एसी पंप में तो खासकर लगाते ही है। अच्छा स्नेहल भाई, जैसा आपने बताया और सब जानते हैं कि भाई इरिगेशन के लिए 100 से लेकर 140 दिन तक ये सोलर पंप्स का इस्तेमाल होता है। अब बाकी दिनों में इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल है, आपने अच्छा सवाल पूछा। ये बेसिकली जो भारत सरकार का अभी नई जो है, किसान को 5 गुना ज्यादा फायदा देना। 5 गुना। इसमें से एक भी कंसेप्ट है कि अभी तक जो पंप लगा रहे थे कि जिसको बिजली का कनेक्शन नहीं है, इसका प्रायोरिटी में आता था तो उसको कनेक्शन विड्रॉ करते थे, उसको लगाते थे। तो पंप जो है 365 दिन में से 140 दिन ही यूज होता था, बाकी का पावर पड़ा रहता था, वेस्ट जाता था, तो कोई काम में नहीं आता था। और उस पंप लगाने के लिए उसको खर्चा होता था, जो उसको जरूर 2-3 साल पीरियड में उसका निकल जाता था। लेकिन अभी भारत सरकार द्वारा अभी ये प्रयास हो रहे हैं, नई स्कीम लॉन्च अभी हुई है कुसुम। मैं उसका थोड़ा सा उसमें ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि उसमें एक और कंपोनेंट, मैंने आगे कंपोनेंट बताया था कि सोलर पैनल, स्ट्रक्चर्स, पंप, मोटर सेट, पाइप्स वगैरह होता है। इसमें एक पीसीयू करके एक एडिशनल होता है, अंदर ऐड होता है। क्या? पीसीयू, पावर कंडीशनिंग यूनिट होता है। नॉर्मली अपने रूफटॉप में जैसे लगाते थे पीसीयू, उसी टाइप का वही पीसीयू उसमें लगता है। तो यानी एक कंपोनेंट ऐड हो गया। इन्वर्टर भी उसको बोलते हैं। इसको इन्वर्टर भी नॉर्मल अपने इन्वर्टर भी बोलते हैं। और वो सिस्टम कैसे वर्क करती है कि नॉर्मली पंप शुरू करते हैं तो पंप से पानी निकलेगा, इरिगेशन करेगा। जैसे पंप बंद करेगा, मान लो कि उसके 2 बजे काम पूरा हो गया दिन में, पंप बंद कर दिया, तो तुरंत ही वो इन्वर्टर को पावर जाएगा, पीसीयू को पावर मिलेगा और वो पावर जनरेशन होगा और ग्रिड में फीड होगा। अच्छा, तो ये मतलब कि कुछ मोटा मोटी नेट मीटरिंग की तरफ होता है? बिल्कुल, सोलर पंप विथ नेट मीटरिंग। यानी 140 दिन बाद वो पंप पड़ा रहता था, तो पावर किसान जो है वो सरकार को बेचेगा। ओके। और हर एक स्टेट के हिसाब से उसी पावर परचेज की एग्रीमेंट अलग अलग से है, उस पॉलिसी अलग अलग से, उसी हिसाब से वो परचेज सरकार उसको पेमेंट देती रहेगी। तो किसान पंप से पानी तो करता है, उसके अलावा इसकी आमदनी भी बढ़ी। तो जो 5 गुना फायदा भारत सरकार जो देना चाहती है किसान को, उसमें से एक ये भी है। ओके, तो सर जो मोटा मोटी ये जो कुसुम की बात हम जो सुन रहे हैं वो यही है कि मतलब कि 150 दिन तो आप आपका इरिगेशन में इस्तेमाल कीजिए और बाकी के जो दिन है वो आप पावर जनरेट कीजिए और ग्रिड को सप्लाई कीजिए। बिल्कुल बराबर। और जो भी है उधर का पावर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से आप उतना उसको पैसा मिल जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। अब ये स्कीम के बारे में और भी स्कीम के बारे में बाकी सब जानकारी यहाँ पे दी हुई है। जिस स्टेट, अब क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिसी होती है, तो मोटा मोटी MNRE की जो पॉलिसी है वो यहाँ आपको बताइए और उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अच्छा सर, एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें कॉस्टिंग क्या है, सब्सिडी कितनी मिलती है और अल्टीमेटली फार्मर को अपनी जेब से कितने रुपए देने हैं और उसकी कीमत कितने दिन में वसूल होती है? ये एक लंबा क्वेश्चन है सर, आराम से एकदम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन कोई भी सोलर की कोई भी चीज लगाते हो, नॉर्मली जो बैटरी बैकअप के अलावा है, जो 1 ग्रिड है बैटरी, जिसमें बैटरी बैकअप नहीं लगता है, वो सारे सिस्टम का पेबैक पीरियड है 3 साल के लिए 7 साल में हो जाता है। यानी कि ये भी सेम उसी 3 से 5 से मैक्सिमम 7 साल में तो हो ही जाएगा। नॉर्मली जो पंप लगते हैं उसी बात कर रहा हूँ। अगर ये नेट मीटरिंग वाला लगेगा तो उसमें 2 साल पहले से 1 साल 1.5 साल पहले पेबैक आ जाएगा। उसने कितनी कैपेसिटी का लगाया हुआ है उसके हिसाब से वो पेबैक आएगा। अच्छा, चलिए हम लोग इसमें पहली बात तो मॉडल्स बता दिए कौन कौन से आते हैं, एक स्टैंडर्ड मॉडल्स कितने आते हैं? नॉर्मली 1 HP, 2 HP, 3, 5, 7.5, 10, नॉर्मली 10 HP तक अपने इरिगेशन में यूज होते हैं। स्पेशल केस में वो
15 HP, 12.5 HP, 20 HP आता है। एमएनआरई के जो मॉडल्स हैं वो 10 HP तक की है, 10 HP की जनरली भी 10 HP तक की यूज होते हैं। और तो उसके हिसाब से जो प्राइसिंग दी रखी है ये बेंचमार्क कॉस्ट। हाँ बिल्कुल, 80,000 पर HP के हिसाब से वो है। आप उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ये तो हो गई, ये तो हो गई HP के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग हो गई। अब सब्सिडी के बारे में कुछ बताएंगे सर? नॉर्मली सब्सिडी जो है 1 से 3 HP तक 25% के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हाँ। और इससे ऊपर वाले में 20% के आसपास देती है। और उसमें हर एक स्टेट के हिसाब से स्टेट वाले भी कुछ ना कुछ उसमें एडिशनल का स्टेट गवर्नमेंट की फंड भी अंदर ऐड करते हैं। तो नॉर्मली किसान को 50% से लेकर 75% तक की सब्सिडी मिलती है स्टेट पॉलिसी के हिसाब से। अच्छा, तो मोटा मोटी ये समझे कि ये भाई सिस्टम हुआ, ये उसकी बेंचमार्क कॉस्ट हुई। सेंटर की तरफ से पहले 1 to 3 जो सिस्टम है 1 to 3 HP का सिस्टम, उसमें 25% सेंटर की तरफ से सब्सिडी मिलती है और बाकी जो सब्सिडी है वो उस स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के हिसाब से हो। बिल्कुल बराबर। तो एक मोटा मोटी पकड़ते हैं सर, 80,000 आपने बताया, 1 HP हम पकड़ते हैं, किसी को लेना है या 2 HP पकड़ते हैं। 2 HP हर जगह चलता है। 2 HP के हिसाब से 80,000 के 1,60,000 रुपए हुआ उसकी कीमत। बिल्कुल। उसमें 25% आपको मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल। और पकड़ते हैं भाई 25% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। एक एग्जांपल की तरह कोई स्टेट का बताएंगे सर, किस स्टेट में मिल रहा है कुछ? अभी मान लो कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2 HP की पंप की बात चल रही है। जैसे यूपी में पानी का लेवल कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऊपर है तो वहाँ 2 HP का पंप लगता है। तो वहाँ टोटल कॉस्ट जो है 1.69 लाख है टोटल कॉस्ट। और उसमें से जो बेनिफिशियरी शेयर है वो 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपये है। यानी कि 1,70,000 मोटा मोटी उस पंप की कीमत है। और हाँ, उसमें से 1,20,000 रुपये सब्सिडी मिल रही है। उसमें 1,20,000 सब्सिडी मिल रही है और 50,000 रुपए जो एंड कस्टमर है उनको देना है। अच्छा, इसमें कोई क्राइटेरिया भी होता है कि ये कौन किसको मिलता है? बिल्कुल, देखो अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग से पॉलिसी है। नहीं, अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी की बात करें, यूपी में जिसके पास में 2 एकड़ या 3 एकड़ लैंड हो, वाटर सोर्स हो, उसके लिए हुआ है। यानी कि बेसिकली वो मोटा मोटी किसान हो। बिल्कुल, नहीं तो और किसान तो होना ही चाहिए, उसके पास 2 एकड़ जमीन या 3 एकड़ जमीन होनी चाहिए, वो इरिगेशन करता होना चाहिए, उसके पास वाटर सोर्स भी बोरिंग या कुआं होना चाहिए, उसके लिए वो सब्सिडी मिलती है। उसे खुद के नाम से जमीन होनी चाहिए, वो यानी कि जमाबंदी वो सब कुछ होता है। पटवारी के पास से उसका बोरिंग का वाटर सोर्स का भी रिकॉर्ड लेना पड़ता है, सर्टिफिकेशन। उसके बाद वो अप्लाई करनी पड़ती है, जो नज़दीकी उसकी एग्रीकल्चर ऑफिस है वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ती है। फिर वो वहाँ से उसकी पात्रता हो जाती है, इंस्पेक्शन होता है, पात्रता हो जाती है। फिर उसके बाद उसका चयन हो जाता है। चयन होने के बाद उसको बताया जाता है कि भाई आप सिलेक्शन हो गए, आप सब्सिडी के लिए एप्लीकेबल हो। फिर वो इसमें भी मतलब कि वेटिंग लिस्ट वाला चक्कर चालू है। फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले आओ पहले पाओ में ही ये सिस्टम चलती है। ओके, उसी में पहले पाओ। तो ये इसके लिए क्या मतलब कि डिक्लेयर होता है कि भाई इस साल हम इतने पंप्स का लगाने के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हर एक स्टेट का अलग अलग से टारगेट होता है। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट होता है, जो सब्सिडी आपने बताई 25% के हिसाब से, 20% के हिसाब से, उसी हिसाब से स्टेट का भी टारगेट होता है। तो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टेट को टारगेट दे भी 10,000 पंप है, उसके हिसाब से उनको स्टेट का फंड भी ऐड करके वो करते हैं। तो पहले आओ पहले पाओ की तरह होते हैं। तो अगर मतलब किसी को चाहिए तो पहले वो जाए कि भाई अपने स्टेट नोडल एजेंसी की वेबसाइट में जाए, देखे कि भाई इस सोलर पंप के ऊपर कौन कौन से क्राइटेरिया हैं और हमको कितने हमारे जिले में कितने पंप्स का ऑथराइजेशन है और उस हिसाब से अप्लाई करें। बिल्कुल, अप्लाई करते वक्त उसको पैसा भी जमा करना है? नहीं, अप्लाई कर यूपी की बात करें तो उसमें एप्लीकेशन करने के दौरान उनको नहीं करना है। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसकी भी सब्सिडी के लिए पात्र हो जाता है, तब उसको पैसे जमा कराने पड़ते हैं कि भाई उसको 2 HP लेना है तो 2 HP का बेनिफिट जमा करना है। एक बात आ जाती है कि ये आपने बताया 1,70,000 रुपए का 2 HP का, तो क्या उसको 1,70,000 रुपए जमा करना पड़ता है या सिर्फ 50,000 रुपए जमा करना? नहीं सर, सिर्फ बेनिफिट शेयर जो है 50,000 रुपया है वही जमा कराना होता है, यानी कि नेट ऑफ सब्सिडी। नेट ऑफ सब्सिडी, बाकी सब्सिडी जो है। बहुत सही बात है सर। हाँ दर्शकों, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो डेफिनेटली आपको सब्सिडी मिलेगी। बेसिक जो रूल्स है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि वो किसान होने चाहिए, किसान भाइयों के लिए ये है, ये पेपर्स लगेंगे आपके जमीन के, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। अच्छा सुहेल जी, ये तो हो गई सब, हमने पंप के बारे में जान लिया कितने टाइप्स के होते हैं,
क्या कॉस्टिंग होती है, कहाँ लग सकता है, डायनेमिक हेड कितना होता है और उसका सिलेक्शन कैसे होता है, कौन सी पॉलिसी हमको फॉलो करनी है। इसके लिए धन्यवाद। अब थोड़ा सा और एक जानकारी चाहिए कि ये मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस, वारंटीज, गारंटीज के ऊपर भी थोड़ा कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा आपको। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, इसमें सोलर फर्स्ट होते हैं यूज सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल, उसकी 25 साल 30 साल कैपेसिटी के हिसाब से परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। बराबर। फिर दूसरा कंपोनेंट है मोटर पंप सेट जो होता है। नॉर्मली वो आज सोलर वाले पंप जितने भी है, जितने पंप मैन्युफैक्चर है, वो सारे 5 साल की वारंटी में दे रहे हैं। ओके। और उसके बाद कंट्रोलर जो होता है वो भी 5 साल की वारंटी में मिलता है। और बाकी की जो BOS है, जिसमें स्ट्रक्चर, पाइप, अर्थिंग वगैरह, वो सारी बैलेंस ऑफ सिस्टम जो भी है वो सारी 5 साल वारंटी में मिलती है। ओके, तो इसकी कोई बुक्स, मैनुअल्स भी? हाँ बिल्कुल, हर एक जितने भी वाटर पंपिंग सिस्टम में जो भी कैटेगरी कैपेसिटी के हिसाब से अप्लाई होती है, उसकी यूजर मैनुअल बिल्कुल आता है और साथ साथ में वारंटी कार्ड भी आता है। वो सारा संभाल के रखेंगे तो आपको वारंटी में या कहीं जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। बिल्कुल। तो ये जितनी भी बुक्स हैं, बिल से लेकर एप्लीकेशन, और इसकी एक कॉपी अपने पास रखें कि कल को अगर कुछ कहीं जरूरत पड़े तो क्लेम करने में काम आए, आसानी रहे। बिल्कुल। ओके, तो ये हो गई सर ये वारंटीज की बात, गारंटीज की बात। रेगुलर मेंटेनेंस में क्या आता है सर? रूटीन मेंटेनेंस में ओनली फॉर है पैनल क्लीनिंग, इसके अलावा हाँ पैनल क्लीनिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके। और लेकिन थोड़ा सा अगर आपको ध्यान रखना हो कि किसी के पास बोरिंग नहीं, कुआं है, तो कुआं में कूड़ा नहीं गिर जाए बाहर से। अच्छा, वो प्रिकॉशन उसको वो मेंटेनेंस नहीं बोल सकते, लेकिन उसको सेफ्टी से उसको संभाल के रखना पड़ेगा। उसमें कूड़ा नहीं आ जाए कुएं में, वो देखना पड़ेगा। अगर उसे बोरिंग वाले मोटर्स में अगर आप जाली लगा दो तो भी जो उसका सेक्शन है उसमें, जो कुएं में जो है ओपन जहाँ से भी ले रहे हैं वहां से सेक्शन में आप उस जाली लगा दो तो वो जो कचरा है उस मोटर में नहीं आएगा और फंसेगा नहीं, तो बिल्कुल आपकी पंप की मोटर की आयुष्य जो है वो लंबी मिलेगी। बराबर। तो रेगुलर मेंटेनेंस में आपको सिर्फ 2 ही ये चीज ध्यान रखनी है। अगर सबमर्सिबल है तो उसमें तो कोई ध्यान रखने की तो खाली रूटीन मेंटेनेंस जो है वो पैनल क्लीनिंग ही है। तो जितना साफ क्लीन रहेगा उतना डिस्चार्ज ज्यादा मिलेगा। ओके ओके। अच्छा, तो ये जो है AC पंप्स में और DC पंप्स जो भी हो, उसमें कुछ अलग से स्पेसिफिक मेंटेनेंस रखना पड़ता है? AC DC नहीं, लेकिन सबमर्सिबल पंप जो भी है उसको हमेशा पानी में रखना चाहिए, पानी से बाहर निकालना नहीं चाहिए। ऐसे अगर जरूरत हो कि नहीं हो और आधे घंटे चलाते हो तो वो जाम होने के चांसेस नहीं रहते हैं। यानी कि डेली आपको चलाना? हाँ, आधे घंटे चलाते हो तो अच्छा रहता है, लाइफ अच्छी मिलती है, जाम नहीं हो सकता है। हाँ, बस आयुष बढ़ता है, बस यही है। और रेगुलर मेंटेनेंस में और कुछ नहीं? और कुछ नहीं है। अच्छा स्नेहल जी, एक लास्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से आप जरा हमारे दर्शकों को बता देंगे कि एक सोलर पंप खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे एक पंप सेलेक्ट किया जाए? सबसे पहले आपका एप्लीकेशन क्या है, आप किस तरह की सिंचाई करना चाहते हो। नॉर्मली सिंचाई भी 2 टाइप की होती है, एक फ्लड इरिगेशन होता है और एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम होती है, जिसमें ड्रिप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, बड़े स्प्रिंकलर होता है। सोलर की जो सिस्टम है, अगर उसको MIS के साथ में जोड़ते हो तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलता है, कम पानी का यूज होता है। अभी आज के दिनों में पानी की बहुत दिक्कत आ ही रही है, वैसे तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम साथ में लगाते हो, ड्रिप, स्प्रिंकलर, तो उससे ज़्यादा फायदा होता है। उसमें भी भारत सरकार की तरफ से और जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी उसमें अनुदान मिलता है, इरिगेशन सिस्टम में भी, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। उसके अलावा आप जो भी कंपनी का चयन करते हो, उस कंपनी का एक्सपीरियंस क्या है, क्या वारंटी टर्म्स है, क्या एक सर्विस सेंटर कहाँ पे है, वो सारा ध्यान में रखते हुए उस कंपनी का सिलेक्शन कीजिए। प्रोडक्ट की भी अगर बात करें कि बहुत सारे AC पंप है, DC पंप है, तो आपके हिसाब से कौन सा सूटेबल है वो देखिए। मैं आगे आपको AC DC के बारे में बताया गया है। उसमें और भी है सरफेस और सबमर्सिबल। कम हेड का पानी, कम पानी ऊपर है यानी कम हेड है तो 20 फीट तक पानी का लेवल है तो सरफेस पंप यूज़ कीजिए। और अगर उसे गहरा पानी है तो आप सबमर्सिबल पंप यूज़ कीजिए। पानी सिलेक्शन हमने पहले बताया हुआ कि साइज, पानी का लेवल, टॉलरेंस, वो सब कुछ ऐड करते हुए पंप का सिलेक्शन कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि स्नेहल जी ने जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अब आपको ये पता लग गया होगा कि सोलर पंप्स होते क्या हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है और अंदाजन उसकी क्या कीमत है
और उसका पेबैक भी कितना है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन स्नेहल जी ने दिया हमें। स्नेहल जी, पहली बात तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए पूरा टाइम निकाला और ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया। अल्टीमेटली स्नेहल भाई के 6000 पंप्स का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। अजीत भाई 6000 पंप तो हमने खुद लगाए हुए हैं, लेकिन हमारे जो बिजनेस एसोसिएट है हाँ। उन्होंने करीबन 25,000 पंप और मिलके हम लोगों ने लगाए हैं। यानी कि 25 प्लस 6 यानी कि 30,000 के आसपास पंप बिल्कुल। का एक्सपीरियंस आपके पास है। बिल्कुल। वेरी गुड सर। हाँ, तो यू आर ए सोलर पंप मैन। हाँ, हाँ थैंक यू सर। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम आपको इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो स्नेहल भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। स्नेहल भाई, वो क्वेश्चन क्या है? सरफेस पंप अगर सिलेक्शन करना है हो तो पानी का लेवल मैक्सिमम कितना होना चाहिए? एक और बार पूछिए था। सरफेस पंप का अगर सिलेक्शन करना हो तो पानी का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, कैसे देना है, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और एक प्राइज के हकदार भी हों। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट या रिकमेंड या कमेंट कुछ है तो डेफिनेटली आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें। हम उस क्वेश्चन का, आपके डाउट का आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। आपसे एक और अनुरोध है कि आप इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे सोलर के एक्सपर्ट्स अपना इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करने आ रहे हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद अजीत भाई, सुरजीत भाई पे संग आपने बुलाया।